fluids. So the chapter we are going to start today, that is fluid mechanics, or you can say mechanical properties of fluids. So what is meant by fluids? First of all is basic video that we are going to take today. Basic. So fluid का concept पहले बात करते हैं. What is meant by fluids first of all? The fluids are the substances which are able to flow. Fluid ये ऐसे substance है जो फ्लो कर सकते हैं, बह सकते हैं, उनको बोलते हैं फ्लूइड्स. तो आप लिक्विड्स को भी फ्लूइड्स में डाल सकते हो और गैसेस को भी. बट मेनली जो हम लोग आज ये चैप्टर जिसमें सीखने जा रहे हैं, दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स. तो मेनली वी आर गोइंग टू स्टडी विद द काइंड ऑफ लिक्विड्स. दैट मीन्स लिक्विड्स भी फ्लूइड्स में आते हैं, गैसेस भी फ्लूइड्स में आते हैं. लेकिन हम लोग जब फ्लूइड्स के बारे में बात करते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स और फ्लूइड मैकेनिक्स, तो मेनली हम लोग लिक्विड के बारे में बात करते हैं. ऐसे लिक्विड विच आर हैविंग अ टेंडेंसी टू फ्लो. तो लिक्विड ऑलमोस्ट सभी फ्लो करते हैं. लेकिन जब आइडियल फ्लूइड की बात करते हैं, देखो मैंने कहा कि लिक्विड ऑलमोस्ट सभी लिक्विड फ्लो करते हैं. तो आप बोलेंगे फिर मैडम हनी या कैस्टर ऑयल है, इसको बोलते हैं वो मराठीमध्ये एरंडीच तेल म्हणतात. देन हनी, दिस आर द लिक्विड्स विच आर एबल टू फ्लो, बट दे आर विस्कस लिक्विड्स, दे आर नॉट आइडियल फ्लूइड्स. वो विस्कस लिक्विड्स है, वो लिक्विड्स है लेकिन वो विस्कस है, इसलिए वो आइडियल फ्लूइड्स में नहीं आते. फिर आइडियल फ्लूइड्स क्या होते हैं? व्हाट डू मीन बाय आइडियल फ्लूइड्स? किसको अपन आइडियल फ्लूइड्स बोलेंगे? उसका क्राइटेरिया है आइडियल फ्लूइड्स. आइडियल फ्लूइड्स आर दोस व्हिच आर, इट इज इनकम्प्रेसिबल, इट इज इनकम्प्रेसिबल. वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, नंबर 1. दूसरा क्राइटेरिया, इट शुड बी नॉन विस्कस, it is non-viscous. Then its flow is irrotational. Its flow is irrotational. And one more criteria, its flow is steady. Its flow is steady. तो ये क्राइटेरिया तुम्हारे जिस फ्लूइड में रहेंगे उसको हम लोग आइडियल फ्लूइड बोलते हैं. जनरली हम लोग सभी लिक्विड्स को फ्लूइड्स बोलते हैं क्योंकि सभी लिक्विड्स, ऑल द लिक्विड्स आर हैविंग द टेंडेंसी टू फ्लो. लेकिन मैं जो बात कर रही हूँ वो आइडियल फ्लूइड की बात कर रही हूँ. तो आइडियल फ्लूइड हम सभी को नहीं बोलेंगे. आइडियल फ्लूइड हम उन्हीं को बोलेंगे जिनमें ये क्राइटेरिया है. कौन से क्राइटेरिया है? This ideal fluid is that which is incompressible. Incompressible मतलब आपको पता है, compressible मतलब क्या? जब प्रेशर लगाते हो एक आधे सब्सटेंस के ऊपर प्रेशर लगाते हो तो वो कॉम्प्रेस हो जाता है. अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो कॉम्प्रेस होगा, मतलब उसके वॉल्यूम में चेंजेस आएंगे. तो आइडियल फ्लूइड उसको बोलेंगे जिसके ऊपर प्रेशर लगाने के बावजूद भी, फोर्स लगाने के बावजूद भी वो कॉम्प्रेस नहीं हो रहा है, उसको बोलते हैं आइडियल फ्लूइड. दैट इज इट इज इनकम्प्रेसिबल. वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए. नंबर 2, इट इज नॉन विस्कस. अब ये नॉन विस्कस का क्या चक्कर है? तो विस्कोसिटी, ये विस्कोसिटी ये प्रॉपर्टी है फ्लूइड्स की, और ये प्रॉपर्टी हम इसी लेसन में सीखने जा रहे हैं. इसके पहले आपको याद होगा कि हमने सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी सीखा है. सरफेस टेंशन इज ऑल्सो द प्रॉपर्टी विच इज पजेस्ड बाय फ्लूइड्स. सरफेस टेंशन ये भी फ्लूइड्स ने पजेस करी हुई प्रॉपर्टी है जो कि ऑलरेडी हम लोग ने डिटेल में सीखे हुए हैं. और विस्कोसिटी प्रॉपर्टी इस लेसन में डिटेल में सीखने वाले हैं. तो फिर नॉन विस्कस मतलब क्या है? तो थोड़ा सा मैं इन शॉर्ट आइडियल फ्लूइड्स के बारे में बताने के लिए, ये हमारे को क्राइटेरिया आ गया नॉन विस्कस. तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि नॉन विस्कस होना चाहिए एग्जैक्टली क्या होना चाहिए. तो सपोज अज्यूम टू बी कि दिस इज द लिक्विड, ये लिक्विड है, ये फ्लो कर रहा है, एंड दिस लिक्विड इज अज्यूम टू बी मेड अप ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स. अज्यूमिंग दैट दिस इज द लिक्विड व्हिच इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ लिक्विड. लिक्विड है जो कि नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ लिक्विड से बना हुआ है. जैसे कि अभी बहता हुआ पानी है, और वो अज्यूम करो कि एक पानी का लेयर है, दूसरा पानी का लेयर है, तीसरा पानी का लेयर है, चौथा पानी का लेयर है, ऐसा लाइक दैट. दिस इज व्हाट अ लिक्विड व्हिच इज अज्यूम्ड टू बी मेड अप ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स. तो जब ये पानी बहता है तो एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर, दूसरा तीसरे लेयर के साथ टैंजेंशियल फोर्स अप्लाई करके, टैंजेंशियल और फ्रिक्शन होता है उनके बीच में. देयर इज अ इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर्स ऑफ द लिक्विड एंड दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज अ टैंजेंशियल. सो ये फोर्स जब लेयर्स के बीच में होता है तो उसकी वजह से वो लिक्विड की जो बहने की जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है. जैसे कि मैंने बोला हनी है, कैस्टर ऑयल है, दीज आर द विस्कस लिक्विड. ये विस्कस लिक्विड है. जब आप फर्श पे हनी को डालोगे या ग्लिसरीन को डालोगे या कैस्टर ऑयल को डालोगे तो वो इजीली फ्लो नहीं होते. क्यों? क्योंकि वो बाय नेचर विस्कस होते हैं.
और तो बाय नेचर वो विस्कस होते हैं, इसका मतलब क्या कि उनके लिक्विड के लेयर्स के बीच में ये इंटरनल फ्रिक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसके वजह से वो इजीली फ्लो नहीं करते। तो फिर आइडियल फ्लूइड में क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि आइडियल फ्लूइड में ये विस्कोसिटी नहीं होनी चाहिए, मतलब नॉन विस्कस होना चाहिए, तब जाके वो इजीली फ्लो होगा ना। सिंपल सी बात है, विस्कोसिटी नेग्लिजिबल होगी, नॉन विस्कस होगा तो ही वो इजीली फ्लो होगा। मतलब इनके बीच में जो आइडियल फ्लूइड जो है, अगर वो मेड अप ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स है तो उन लेयर्स के बीच में इंटरनल फ्रिक्शन ना के बराबरी में, मतलब नेग्लिजिबल होगा, तो ही उस लिक्विड को हम नॉन विस्कस बोलेंगे। और जब वो नॉन विस्कस होगा तो वो आइडियल फ्लूइड के कैटेगरी में आएगा, मतलब वो इजीली बह सकता है, इजीली फ्लो हो सकता है। ठीक है, तीसरा क्राइटेरिया है इट्स फ्लो इज इरोटेशनल। ये आइडियल फ्लूइड का तीसरा क्राइटेरिया कि ये आइडियल फ्लूइड जब फ्लो करता है, बहता है, फ्लो होता है, तब उसका फ्लो इरोटेशनल होना चाहिए। अब इरोटेशनल होना चाहिए मतलब क्या, इट शुड नॉट बी टर्बुलेंट, द फ्लो शुड नॉट बी टर्बुलेंट, द फ्लो शुड नॉट बी टर्बुलेंट, टर्बुलेंट नहीं होना चाहिए। इनडायरेक्टली मैं बोलूंगी कि फ्लो शुड बी, दैट इज इट, द फ्लो शुड बी स्मूथ, स्मूथ फ्लो, द फ्लो शुड बी स्मूथ, दैट इज स्मूथ फ्लो होना चाहिए। अब स्मूथ फ्लो कैसे समझेगा, और टर्बुलेंट वगैरह ये भी कंसेप्ट अपने को इसी लेसन में आने वाले, स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, ये इसी लेसन में अपने को ये कंसेप्ट आने वाले। लेकिन यहाँ पर मैंने जैसे कि बोला कि आइडियल फ्लूइड का फ्लो इरोटेशनल होना चाहिए। इरोटेशनल मतलब फ्लो शुड बी स्मूथ। अब स्मूथ फ्लो और इरोटेशनल फ्लो मतलब एक ही हो गया। तो हमें स्मूथ फ्लो चाहिए, मतलब एक जैसे कि एक आपने नया घर बनाया हुआ है और नए घर को जब नए नए नल लगे हुए रहते हैं, नए नल, तो नए नल से जब पानी की धार आती है, पानी की धार यानी पानी का फ्लो जब आता है वो एकदम स्मूथ आता है, ऐसा क्या बोलते हैं अकड़म तिकड़म भेल बन के वो मिला हुआ ट्विस्ट करके वो ऐसा नहीं आता है, वो एकदम स्मूथ फ्लो आता है, तो उसको बोलते हैं स्मूथ फ्लो या इरोटेशनल फ्लो। लेकिन अगर कुछ साल बाद वो नल जब खराब हो जाते हैं, कुछ उसके जो नल के जाली में जो पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, जब वो कुछ बुझ जाते हैं ना, तो पानी ऐसा मिक्स होके ट्विस्ट होके ऐसा आता है, ट्विस्ट होके, तो वो टर्बुलेंट बन जाता है। यानी कि जैसे कि ये नल है, दिस इज व्हाट अ टैप अज्यूम टू बी, ठीक है, और यहाँ से पानी आ रहा है, तो ये पानी जब स्मूथ फ्लो के आएगा, स्मूथ फ्लो में आएगा, तो उसको बोलेंगे इरोटेशनल, इट्स फ्लो इज इरोटेशनल, दैट मीन्स स्मूथ फ्लो। ठीक है, लेकिन अगर ये फ्लो ऐसे आ रहा है, ये पानी आते हुए ऐसे ट्विस्ट हो रहा है, लाइक दैट, ऐसे मिक्स हो रहा है ऐसा, तो ये हो गया टर्बुलेंट फ्लो, यानी ये फ्लो स्मूथ नहीं हुआ, तो फिर आप उसको आइडियल फ्लूइड नहीं बोलोगे। यानी मैं ये पानी का एग्जांपल आपको दे रही हूँ, यानी पानी इज आइडियल फ्लूइड है या नहीं है ऐसा नहीं बता रही, आइडियल फ्लूइड होने के क्राइटेरिया कौन से है ये बता रहे। अब चौथी क्राइटेरिया है इट्स फ्लो इज स्टेडी। इट्स फ्लो इज स्टेडी मीन्स कि जो उस लिक्विड का यानी जो फ्लूइड का जो फ्लो आ रहा है वो स्टेडी होना चाहिए। स्टेडी होना चाहिए मतलब क्या, फिर से वही ये और ये पॉइंट ऑलमोस्ट सेम आते हैं, रोटेशनल एंड स्टेडी, यानी कि जैसे ये बहता हुआ नदी का बहता हुआ पानी है सपोज टू बी, ठीक है, तो अगर जितनी वेलोसिटी इस लेयर की है, बॉटम लेयर अज्यूम टू बी लिक्विड मेड अप ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स, तो बॉटम लेयर की जो वेलोसिटी है ना, वही वेलोसिटी इसके ऊपर लेयर की, उसके ऊपर वाले, इसके ऊपर वाले सभी लेयर की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। दैट मीन्स द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज कांस्टेंट रहेगा तो उस फ्लो को स्टेडी फ्लो बोलते हैं। और अगर वो वेलोसिटी वेरिएबल है, मतलब कि इस लेयर की वेलोसिटी अलग है, उसके ऊपर के वाले जैसे ये लेयर थोड़ा ज़्यादा बहाव से, ज़्यादा स्पीड से चल रहा है, इसके ऊपर वाला लेयर थोड़ा कम स्पीड से चल रहा है, उसके ऊपर वाला और थोड़ा कम स्पीड से, मतलब सभी लेयर की वेलोसिटी अगर एक समान नहीं है तो उस फ्लो को हम स्टेडी फ्लो नहीं बोलते हैं। आया समझ में? तो स्मूथ फ्लो एंड स्टेडी फ्लो में फर्क है। स्मूथ मतलब वो स्ट्रीमलाइन फ्लो होना चाहिए, टर्बुलेंट नहीं होना चाहिए, और फ्लो इज स्टेडी मीन्स कि सभी लिक्विड की सभी लेयर्स की वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। दैट मीन्स द वेलोसिटी ऑफ ईच लेयर, द फ्लो इज स्टेडी मीन्स द वेलोसिटी ऑफ each layer is constant। हर एक लेयर की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। तो these are the criteria कि किस फ्लूइड को आप आइडियल फ्लूइड बोलोगे। What are the criteria of ideal fluid? कि it is incompressible,
It is non-viscous, that means the internal frictional force between the layers of the liquid should be negligible. Its flow is irrotational, मतलब वो flow एकदम smooth होना चाहिए, and its flow is steady. It means कि हर एक layer की velocity constant होनी चाहिए. ऐसे fluid को बोलते हैं ideal fluid. लेकिन जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि कोई भी चीज़ ideal या perfect, जब बोलते हैं perfect ये वर्ड आता है या आइडियल ये वर्ड आता है तो वो एग्जिस्ट नहीं करता. तो वैसे ये सारे क्राइटेरिया हमको एक ही फ्लूइड में मिले ये और पूरे 100% के साथ मिले ये पॉसिबल नहीं. इसलिए दिस इज द कंसेप्ट ऑफ आइडियल फ्लूइड. और फ्लूइड क्या होते हैं? फ्लूइड आर द सब्सटेंसेस और द लिक्विड्स व्हिच आर एबल टू फ्लो. तो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स? फ्लूइड्स की प्रॉपर्टीज क्या है? व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स? फ्लूइड्स के प्रॉपर्टीज क्या है? तो सबसे पहला ये देखो ये आइडियल फ्लूइड के क्राइटेरिया हो गया. अब हम सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स. प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स कि सबसे पहला कि they are not able to oppose the deformation. They do not oppose the deformation. They do not oppose the deformation, or they do not have a tendency to oppose the deformation. Listen carefully now. They do not oppose the deformation. That means they do not have a tendency to oppose the deformation. They are getting permanently deformed. They are permanently deformed. They are permanently deformed. Second criteria, they have the ability to flow. They have the ability to flow. उनके अंदर फ्लो होने की एबिलिटी होती. और तीसरा क्राइटेरिया, दे हैव द एबिलिटी टू टेक द शेप ऑफ द कंटेनर. दे हैव द एबिलिटी टू टेक द शेप ऑफ कंटेनर. ये है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स. देखो तो इसमें सबसे पहली क्राइटेरिया हमने पढ़ी है फ्लूइड्स की प्रॉपर्टीज कौन सी की. तो दे डू नॉट अपोज द डिफॉर्मेशन. दैट मीन्स दे आर परमानेंटली डिफॉर्म. इसका मतलब क्या है? अब ये डिफॉर्मेशन वर्ड जो है वो आपको इलास्टिसिटी चैप्टर में गया हुआ है, बराबर है. डिफॉर्मेशन इज द काइंड ऑफ फोर्स व्हिच इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड ड्यू टू दैट देयर इज अ चेंज इन द शेप और साइज ऑफ द बॉडी. दैट इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स. और जो चेंजेस के अंदर आ जाते हैं उसको हम लोग डिफॉर्मेशन कहते हैं. अगर एक आधे बॉडी के ऊपर फोर्स लगाने के बाद अगर उसके साइज में या शेप में या ऑल ओवर डायमेंशन में चेंज आते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि डिफॉर्मेशन हुआ. बॉडी में चेंजेस आना, बॉडी की शेप साइज में चेंजेस आना, उसको बोलते हैं डिफॉर्मेशन होना. तो अगर एक आधी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाने के बाद वो ईजिली डिफॉर्म हो रही है, इसका मतलब वो डिफॉर्मेशन को अपोज नहीं कर रही है. तो ये फ्लूइड ऐसे होते हैं कि इनके ऊपर फोर्स लगाने के बाद वो डिफॉर्म हो जाते हैं. इसलिए उन्होंने कहा है कि दे डू नॉट अपोज द डिफॉर्मेशन. वो डिफॉर्मेशन को अपोज नहीं करते हैं. दे डू नॉट अपोज द डिफॉर्मेशन. इजीली परमानेंटली डिफॉर्म हो जाते हैं. सेकेंड, दे हैव द एबिलिटी टू फ्लो. उनके अंदर फ्लो होने की एबिलिटी है, मतलब वो इजीली फ्लो हो सकते हैं. और तीसरा, दे हैव द एबिलिटी टू टेक द शेप ऑफ द कंटेनर. उनको अपना कोई डेफिनेट खुद का शेप नहीं होता. जिस कंटेनर में आप उसको डालोगे, उसका वो शेप ले लेता है. तो दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स. आगे जाके हम उसको डिटेल में पढ़ने वाले, बट दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स. ओके, इसके बाद हम बात करेंगे, जब फ्लूइड्स के बारे में बात करना है या फ्लूइड्स के बारे में हमको स्टडी करना है तो फ्लूइड्स की प्रॉपर्टीज है दो कैटेगरी में स्टडी किए जा सकते हैं. We can study the properties of fluid in two categories. First, fluids are at rest. And second, fluids are in a motion. We can study the properties of fluids in two categories. Number one, fluids are at rest, and number two, fluids are in motion. तो आपको इस डिपेंडिंग ऑन दिस काइंड ऑफ स्टडी द फिजिक्स की जो ब्रांच है उसको भी अपन इनके साथ रिलेट कर सकते हैं. व्हाट इज दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the property of fluids at rest is called hydrostatics. इसको हाइड्रोस्टैटिक्स कहते हैं.
स्टैटिक्स, और इसको कहते हैं हाइड्रोडायनामिक्स। हम बाद में इसको और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फ्लूइड्स आर एट रेस्ट, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which studies the properties of fluids at rest. The branch of physics which studies the properties of fluids at rest is called as a hydrostatics, and the branch of physics which studies the properties of fluids in a motion is called as a hydrodynamics. The branch of physics which studies the properties of fluids at rest, जब fluids rest में होते हैं और तब हम उसकी properties जब study करते हैं तो उस physics के branch को hydrostatics कहते हैं, और जब फ्लूइड्स मोशन में होते हैं और तब हम फ्लूइड्स के प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं तब उस फिजिक्स के ब्रांच को हाइड्रोडायनामिक्स कहते हैं। तो राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग हाइड्रोस्टैटिक्स, मतलब फ्लूइड्स एट रेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। राइट नाउ वी आर स्टडीइंग द फ्लूइड्स एट रेस्ट, दैट इज हाइड्रोस्टैटिक्स। सो अज्यूम करते हैं कि एक यहाँ पर कंटेनर है और इस कंटेनर में एक लिक्विड है, राइट, एंड इट इज इन इक्विलिब्रियम। अज्यूम करते हैं कंटेनर है, यहाँ पे एक लिक्विड है and the liquid is in equilibrium. So when the fluids are at rest, they exert the pressure. So what kind of pressure is exerted? ये कैसे निकालोगे आप प्रेशर? सबसे पहले इसको स्टडी करने के लिए हमको प्रेशर का कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। फ्लूइड्स आर एट रेस्ट या हाइड्रोस्टैटिक्स सीखने के लिए हमको पहले प्रेशर के बारे में स्टडी करना पड़ेगा। प्रेशर को कैसे डिफाइन करते हो? प्रेशर, तो प्रेशर ये बेसिक डेफिनेशन आप लोग स्कूल में पढ़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा उसको अलग तरीके से इलैबोरेट करके प्रेशर के बारे में बात करेंगे। प्रेशर क्या होता है? इट इज अ काइंड ऑफ नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड पर यूनिट सरफेस एरिया इन कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड एज अ प्रेशर। द नॉर्मल फोर्स exerted by the fluid per unit, the normal force exerted by the fluid per unit surface area in contact. The normal force exerted by the fluid per unit surface area in contact is called as pressure. What is the meaning of that? The normal force exerted by the fluid per unit surface area in contact is called as the pressure. इसका समझने के लिए देखो, नॉर्मल मीन्स ऑलवेज परपेंडिकुलर। जैसे क्या करिए, एक यहाँ पे जैसे कि एक सरफेस है, दिस इज सरफेस एंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सरफेस नॉर्मली यानी कि परपेंडिकुलर। नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर, दिस इज द सरफेस एंड ऑन विच द फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन दिस सरफेस व्हिच इज एक्टिंग नॉर्मली और परपेंडिकुलरली, then you can calculate the pressure as it is a normal force or a perpendicular force exerted by the fluid per unit area, per unit surface area which is in contact with that is called as a pressure. तो कभी कभी ऐसा होता है कि सपोज ये फोर्स, ध्यान में रखना प्रेशर निकालते वक्त आपको हमेशा जो फोर्स लेना है, यानी प्रेशर निकालते वक्त जो फोर्स पर यूनिट एरिया आप लेते हो ना, तो हमेशा फोर्स पर, हम लोग सिंपल स्कूल में आपको अपन ऐसे पढ़ते हैं, प्रेशर इज द फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया, बट व्हाट काइंड ऑफ फोर्स यू हैव टू कंसीडर? यू हैव टू कंसीडर ऑलवेज द नॉर्मल फोर्स टू द सरफेस एरिया। जिस सरफेस एरिया के लिए आप प्रेशर निकाल रहे हो उस सरफेस एरिया पे हमेशा परपेंडिकुलर नॉर्मल एक्ट करने वाला फोर्स हमेशा आपको लेना है। तो फिर जरूरी नहीं कि हर बार फोर्स जो एक्सर्ट करे उस सरफेस एरिया पे वो हमेशा नॉर्मली एक्सर्ट करे, ये जरूरी नहीं है। तो सपोज अगर ये एक सरफेस एरिया है और इसके ऊपर फोर्स ऐसा एक्ट कर रहा है, जैसे क्या करें ना, अगर ये एक ऐसा सरफेस एरिया और इसके ऊपर फोर्स ऐसा एक्सर्ट कर रहा, तो आप ये फोर्स नहीं ले सकते हो प्रेशर निकालने के लिए। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको इसके साथ एक यू हैव टू रिजॉल्व दिस फोर्स इनटू नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, टू कंपोनेंट्स। ये फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, इस फोर्स ने इस वर्टिकल लाइन के साथ एंगल किया हुआ है थीटा सपोज टू बी, और ये है फोर्स जो एक्सर्ट कर रहा है इस एंगल के साथ। तो आपको इस फोर्स को रिजॉल्व करना है दो कंपोनेंट में। तो जिधर का एंगल थीटा रहेगा उधर वाला कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट, तो ये आएगा एफ कॉस थीटा और ये आएगा एफ साइन थीटा, राइट। और आपको निकालना है प्रेशर,
तो आप प्रेशर निकालने के लिए आप F अपॉन ए नहीं बोलोगे अभी अब आप बोलोगे प्रेशर इज अ नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड पर यूनिट एरिया और पर यूनिट सरफेस एरिया इन कांटेक्ट। तो आपको यहाँ पे नॉर्मल कंपोनेंट कौन सा, F cos थीटा, फिर आपको F cos थीटा अपॉन ए आएगा। आया समझ में? अगर आपके सरफेस के ऊपर फोर्स डायरेक्ट ऑलरेडी वो नॉर्मली एक्ट कर रहा है तो आप फोर्स पर यूनिट एरिया ले सकते हो, दैट इज प्रेशर। तो ये फोर्स आपका नॉर्मल रहेगा क्योंकि ऑलरेडी वो नॉर्मली एक्ट कर रहा था, एक्सर्ट कर रहा था। लेकिन जब तुम्हारा फोर्स एक्सर्ट करते वक्त नॉर्मल एक्सर्ट नहीं कर रहा था और कुछ सम इट इज मेकिंग सम इंक्लिनेशन ऑफ द वर्टिकल लाइन, तो आपको उसको रिजॉल्व करके ये नॉर्मल कंपोनेंट लेना पड़ेगा। सपोज अगर मैंने डायग्राम में आपको थीटा ये नहीं दिया है और अगर मैंने डायग्राम में ये थीटा दिया है लिसन केयरफुली, तो आप इसको रिजॉल्व करोगे तो आपको ये वाला कंपोनेंट क्या रहेगा, इधर वाला कॉस, क्योंकि थीटा जिधर का उधर वाला कंपोनेंट कॉस, तो ये कॉस रहेगा और ये साइन रहेगा, एफ साइन थीटा, राइट। फिर आप प्रेशर कैसे निकालोगे, तो फिर आपका प्रेशर निकालते हो, फिर से आपका नॉर्मल कंपोनेंट जो आएगा तो फिर वो एफ कॉस में आएगा। अब क्या आएगा, क्योंकि नॉर्मल लेना है ना इस सरफेस को, नॉर्मल परपेंडिकुलर, नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर एक्ट करने वाला फोर्स, तो आपको एफ साइन थीटा अपॉन ए लेना पड़ेगा। यानी हर बार ये जरूरी नहीं है कि डिपेंडिंग ऑन द डायग्राम कि हर बार ये जरूरी नहीं कि कॉस कंपोनेंट ही नॉर्मल कंपोनेंट हो या साइन कंपोनेंट ही नॉर्मल कंपोनेंट हो, ये सिर्फ एफ ही हमेशा नॉर्मल हो, ये जरूरी है। आपको उस डायग्राम को देखना पड़ेगा कि वेदर द फोर्स इज एक्टिंग नॉर्मली और नॉट। इफ इट इज नॉट एक्टिंग नॉर्मली, यू हैव टू रिजॉल्व द फोर्स and you have to consider the normal component. Clear? So this is what a pressure you can calculate. What is mean by pressure? So pressure is simply a kind of force exerted by the fluid per unit area or per unit surface area which is in contact with that fluid. Okay? ठीक है।